सर ये उधर आगे वहाँ रखा होगा ऊपर से स्विच सर बीच में वॉल के सेंटर में जी सर क्या दोबारा नहीं ठीक है दोबारा नहीं हमारे मरीजों से शायद की खबर दिया कभी मिल भी नहीं जी बस गाइड करो सर थिंकिंग एरर्स पे बात करनी है हम पहले ज़्यादा बात करेंगे कि कैसे हमारी थिंकिंग हमारे मूड पर असरअंदाज होती है मेरे टिकट्स बनवाए थे मेरे हमने आज जो मैंने कहा डिस्कस करेंगे वो इन पे करेंगे टाइप्स एंड डिफरेंट थिंकिंग टाइप्स प्रॉब्लमेटिक जी सर अच्छा सर मैं कंसील कर ला कंसील मैं कर लेता हूँ डोंट वरी मुझे वहां से आप इंस्ट्रक्शन देंगे ना मैं कर लूँगा यार मैं पिंडों से नहीं आया यार एमने प्रोग्राम में कितने नहीं है शायद सर जे मेरी वॉइस में कुछ होया ना तो मैं तो दुआवां दे देंगे ते मेरियां दुआवां लग जांदियां जे हेलो करो मत कर चलो अच्छा voice check am I audible to you जी आवाज आ रही है मैं ये ऑन कर लूं एयरप्लेन मोड ज़्यादा भी करना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। मूड और मिजाज की ख़राबियों के सिलसिले में प्रोग्राम लेके नदीम नूर और आमना नवाज़
आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम पिछले प्रोग्राम्स में मूड मिजाज की खराबियाँ, बीमारियाँ और उनके सलूशंस के बारे में, गलतफहमियों के बारे में बात करते रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ये है कि कौन से ऐसे सोचने के अंदाज हैं जिनसे मूड पर, मिजाज पर बुरा असर पड़ता है। कन्वर्सली कौन से ऐसे अंदाज होंगे जिनसे अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे सोचने का अंदाज हमारे मूड को और फिर हमारा मूड हमारे सोचने के अंदाज को, ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। कुछ इस सिलसिले में हमें बताइए, गाइड कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए कि ये क्या आइडिया है कि सोचने समझने के अंदाज से मूड पर सिग्निफिकेंट असर पड़ता है। बहुत कोई साइकोलॉजी की फील्ड में 50-60 साल से बड़ा काम हो रहा है इस बात पे कि क्यों लोगों का मूड जो है वो डिप्रेस हो जाता है, उदास हो जाता है या खराब हो जाता है आमतौर पर। तो काफ़ी रिसर्च के बाद जो है जो इस कंक्लूजन पर माइंड पहुंचे हैं वो कि कोई 2 मेजर रीजंस होती हैं जिसकी वजह से किसी का मूड डिप्रेस हो जाता है या अपसेट होता है, जिसमें एक वजह बताई गई है कि केमिकल्स की वजह से, यानी केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से हमारे ब्रेन, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स के साथ जो है वो काम उस पर हो रहा होता है ब्रेन में, तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं और जब उनमें कुछ कमी आ जाती है तो मूड में बिगाड़ आ जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है। तो एक रीज़न तो ये है कि मूड ख़राब होता है या अपसेट होता है या लो होता है क्योंकि कुछ केमिकल्स की कमी होती है ब्रेन में, और जिसका हल है कि मेडिकेशन दी जाती है। जब मेजर डिप्रेशन का मसला किसी को होता है तो मेडिकेशन की कुछ हेल्प होती है। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि हमारे साथ जब कोई क्राइसिस होता है ज़िंदगी में या कुछ भी जो सिचुएशन हमारे साथ होती हैं तो हम उनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, किस नज़र से उनको देखते हैं, हमारी सोचें उसमें किस तरह की होती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है। तो जिस तरह का बिलीफ सिस्टम होगा उसी तरह का मूड मिजाज भी। आमतौर पर जो है वो समझा ये जाता है कि जी जिस तरह से के का मूड होता है उसी तरह से सोचें भी होती है, लेकिन तरतीब थोड़ी सी उल्टी है। असल में जो बुनियाद है वो थॉट्स होती हैं हमारा, जिस तरह की हमारी थॉट्स होती है, जिस तरह की सोचें हम अपने आप को फील कर रहे होते हैं, हमारा मूड भी उसी तरह से ही होना शुरू हो जाता है और जैसा फिर मूड होगा हमारा रवैया भी वैसा होगा। अगर मेरी सोच मुस्बत है तो मेरा मूड भी ज़रा बेहतर रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग भी मेरे रवैये में भी वो मुस्बत सोच नज़र भी आना शुरू हो जाएगी, मैं एनर्जेटिक भी होंगी, मैं कामकाजी भी सकूँगी। लेकिन अगर सोच जो है वो मनफी है तो मूड भी ख़राब रहेगा, उदास रहेगा या चिड़चिड़ापन या गुस्सा आएगा, और उसके साथ साथ कामकाज में भी, मेरे रवैयों में भी नहीं लोग नोटिस कर पाएंगे कि ये कुछ गड़बड़ है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी सोचें, हम किस तरह से, किस अंदाज से हम देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है ज़िंदगी के वाक़यात और हालात, और क्या बिलीफ सिस्टम है हमारा, थीम क्या है, उसमें हम मुस्बत अंदाज से ज़्यादा सोचते हैं या हम मनफी अंदाज से ज़्यादा सोचते हैं। आमतौर पर जैसे बड़े आम मिसाल जो है वो दी जाती है कि ग्लास को अगर उसमें आधा ग्लास पानी रखे तो वो किस नज़र से हम देखते हैं, उसको ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं या आधा खाली देखते हैं। बेसिकली ये एक एग्जांपल दी जाती है चीज़ों को देखने की। तो थिंकिंग पे आज हम बात भी करेंगे कि कौन सी ऐसी थॉट्स होती हैं, किस अंदाज से हम सोचते हैं, जो कि एरर होता है हम थिंकिंग में, और उस लिहाज से फिर हमारा मूड भी खराब होना शुरू होता है और रवैयों में भी खराबी आना शुरू होता है। तो थॉट्स का बड़ा अहम रोल है, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम भी, आगे भी आने वाले कुछ प्रोग्राम हम थॉट्स पे करेंगे। यानी हमारे पास ये ताकत भी है कि हम सोचों का एक ताना बाना ऐसे बुन सकते हैं कि उससे हम अपने मूड को फॉर बेटर और फॉर वर्स अफेक्ट कर सकते हैं। इसका तो मतलब ये भी हुआ कि हम अपने मूड के बारे में इतने बेबस नहीं है जितना कई दफ़ा हमें लगता है। जैसे हमारे इर्द गिर्द के लोग कई दफ़ा हमें हमारे बुरे मूड की वजह से कुछ ना कुछ बहाने भी दे देते हैं, कुछ लेबल लगा देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत झगड़ा करता है या फिजिकल वायलेंस पर उतर आता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिद्दी है या अथरा है या झगड़ालू है, और उससे उस बच्चे को भी कुछ अरसे के बाद
इस तरह के एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं कि चूंकि उसकी आइडेंटिटी ही यही है, इसीलिए वो कोई अब उसे इस चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। और ये भी कि वो बेबस है, वो जब चाहे अपनी मनमानी करता रहे। उसने भी अपने आप को ये यकीन दिला रखा होता है इन्हीं बहानों, इन्हीं लेबल्स की वजह से। तो आपकी बात से तो ये जानने का, सीखने का मौका मिलता है कि हम अपने मूड के बारे में, अपने मिजाज के बारे में इतने बेबस नहीं हैं जितना हमें एट टाइम्स लगता है। कुछ लोग इसके बारे में कुछ अजीब सी बातें भी करते हैं। एक जुमला जो मशहूर भी है और गलत मानों में भी इस मामले में इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि फितरत नहीं बदली जा सकती या फितरत मौत तक वैसे ही रहती है। तो आपकी बात से तो ये जानने का मौका मिलता है कि मूड और मिजाज कोई इस तरह की अटल सी और ना बदलने वाली चीज़ नहीं है, और हमारे पास कुछ ऐसे टूल ज़रूर हैं जिससे हम अपने मूड को अफेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो सोचने का तरीका होता है, ये भी एक बड़ा फिक्स्ड, क्योंकि रिजिड पैटर्न्स कुछ बन चुके होते हैं और ऑटोमेटिक कुछ हमारे तरीके बन चुके होते हैं। यानी हमारा ब्रेन जो है वो ऑटो पे चलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा फिर हम इतना सोचते समझते नहीं है। जैसे कोई सिचुएशन आती है अच्छी या बुरी, उसको देखने का जो हमारा बड़े अरसे से एक नज़रिया होता है वही चलता रहता है, और हमें लग रहा होता है कि शायद वही फैक्ट ही है। हम उन सोचों को सच समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा मूड भी चलना शुरू हो जाता है, और मूड को फिर हम सच समझ के तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट भी करते हैं कि आज मेरा फलां बंदे ने मूड खराब कर दिया है, साथ मेरा मूड खराब है, और परमानेंट हम समझते हैं कि शायद ये मूड ऐसे ही रहे। उस पर हम बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं। तो बड़ा अहम रोल है इस बात का कि हम हमारे साथ जो हालात होते हैं उनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और वही फिर डिफाइन करता है कि आप की सोच मुस्बत है या मनफी है, और आपका मूड फिर कैसा रहता है आमतौर पर। अगर हम स्टडी करें अच्छे तरीके से, ऐसे लोगों का जिनका मूड जनरली उदास रहता है या इतना कोई अच्छा नहीं रहता, तो देखा गया है कि उनकी सोचों में हमें क्लियरली एरर नजर आना शुरू हो जाएगा, कुछ खराबियां नजर आना शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से उनका मूड खराब है। जैसे कुछ लोग जो है वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सोचते हैं जिंदगी में। जैसे कुछ लोग हर वक्त ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, रहता है कि फलां की गलती थी, मेरी तो गलती थी नहीं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं ये जो एरर्स हमारे सोचों में आ चुके होते हैं, तो डिफरेंट शक्लें होती हैं उसकी, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोचने के वो अंदाज या थिंकिंग एरर्स अगर इसे कहा जाए, तो ये कौन कौन से थिंकिंग एरर्स हैं जिसकी वजह से मूड पर, मिजाज पर बुरा असर पड़ता है? जैसे अभी मैंने बात की, एक स्टाइल होता है चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखने का, कि या तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, या तो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, या फिर बिल्कुल ही खराब। कोई मिडिल ग्राउंड में बहुत से लोग हालात को नहीं देखते। या तो जिंदगी में बिल्कुल हमेशा खुशी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो जिंदगी का ऐसी जिंदगी का फायदा कोई नहीं, या फिर वो लाइफ जो है वो बड़ी मिजरेबल है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कहते हैं। वो लोगों में भी जब उनको भी जज करते हैं, उनको भी परखते हैं, तो वो इसी अंदाज से परखते हैं कि या तो कोई बिल्कुल परफेक्ट हो, एंजल जैसा हो, या फिर बिल्कुल ही वो कोई इविल माइंडेड है या किसी खतरे में उसको लाते नहीं है। ऐसी थिंकिंग जो है जब कोई हम अपने साथ भी करते हैं कि या तो मेरी जिंदगी में हमेशा मैं अचीव करूं, मैं कभी भी कुछ लूज ना करूं, हारूं ना, मैं हमेशा कामयाब रहूं, और अगर जिंदगी में कभी मैंने कुछ लूज किया है तो फिर मैं कंप्लीट लूजर, मैं मुकम्मल तौर पर फेलियर हूं और मैंने कभी भी कुछ अचीव नहीं किया। ऐसी सोच वाले ही आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसी सोच वाले ही आगे चलकर जो है वो एंजाइटी का, बेचैनियों का शिकार होते हैं, खौफ का शिकार होते हैं कि मैं या तो बहुत ही लूजर हूँ। सेल्फ एस्टीम भी उसके वजह से जो है वो लोगों की जो है वो लो। क्या ये जो इस तरह की सोचें हैं, क्या बदगुमानी भी ऐसी सोचों का है? जैसे हमें कभी लगने लगता है कि फलां शख्स हमें पसंद नहीं करता या हमसे नफरत करता है, और उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है, हमारा अपना ही कोई एजम्पशन होती है, एक अपना ही एक मन घड़त सा ख्याल होता है। तो क्या ऐसी सोचों की तरफ आपका इशारा? जी हाँ बिल्कुल, कि हम जो अज्यूम करना शुरू कर देते हैं खुद से चीज़ों को। आमतौर पर इसको अगर हम साइकोलॉजी की टर्म में तो इसको जंपिंग टू कंक्लूजन भी कह सकते हैं हम, कि हम पहले से ही
अज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, प्री अजम्पशन जो है वो हमारी बन जाती है कि ये ऐसा ही है शख्स, उसके बारे में फिर हमारे बड़े रिजिड ख्यालात होते हैं और जिसकी वजह से हमारे मूड में भी उसका इफेक्ट होता है। जैसे ही वो शख्स हमारे सामने आता है तो हमारे मूड में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो स्टडी जब करें तो नज़र ये आता है कि पीछे ऐसी थॉट्स चल रही होती हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे रवैये भी ख़राब होते हैं, लोगों के साथ भी, ज़िंदगी के मामला में भी हम अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाते क्योंकि पीछे ऐसी सोचें काम कर रही होती हैं। राइट। कुछ थिंकिंग एरर्स का यहाँ पर हम जिक्र भी करते चलें ब्रेक से पहले, फिर कुछ वक्त में हम ब्रेक की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं। ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या होती है? ब्लैक एंड वाइट कि आप लाइफ को जो है वो ग्रे शेड्स में नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर हम ज़्यादा ओवरऑल देखें तो ज़िंदगी ज़्यादातर ग्रे शेड्स में होती है। कुछ भी हमें खुशी भी है तो सारी, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि सारी ज़िंदगी खुशी रहा हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी में गम ही गम है और कोई खुशी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है, उसको पोलराइज थिंकिंग भी कहते हैं, कि वो दो एक्सट्रीम्स पे ही बोल सकते हैं, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। लोग वो जज करते हैं तो भी वो किसी एक एक्सट्रीम पे सोचते हैं और ज़रा सा अगर कोई किसी में कोई गलती नज़र आती है तो उसको माफ नहीं कर पाते क्योंकि वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं। अपने बारे में भी जो उनकी असम्पशन होती है वो ऐसी होती है कि या तो मैं परफेक्ट हूँ, या फिर मेरे से ज़्यादा कोई लूज़र कोई नहीं है, या मेरे से ज़्यादा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे कोई गलती हो, सबसे ज़्यादा गलती मेरे साथ। माफ़ नहीं कर पाते ऐसे लोग इसी वजह से बाज़ अपने आप को या दूसरों की गलतियों को भी, क्योंकि वो इस नज़र से देखते होते हैं एक्सट्रीम्स। खुशी गम को भी इसी नज़र से देख रहे होते हैं, कामयाबियों को भी वो ज़िंदगी में इसी नज़र से देख रहे होते हैं लाइफ में। इसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहते हैं। यानी ये तो ऐसे लगता है जैसे ये इंतहाई सोच जैसी कोई सोचने का अंदाज है कि चीज़ों को, मामलात को, हकीकतों को किसी दरमियानी रास्ते के पैराए में नहीं देखा जाता, बल्कि या तो चीज़ों को बहुत अच्छा, बहुत ख़राब, बिल्कुल सही, इस तरह की। और ऐसा तो हकीकत में तो लाइफ ऐसे नहीं होती। हकीकत में तो चीज़ें ब्लैक भी होती हैं, वाइट भी होती हैं, जिसके बारे में आपने अभी टर्म यूज़ की, ग्रे शेड्स ऑफ लाइफ, बजाय इसके कि परफेक्शन की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग तो फिर बहुत दुखी रहते होंगे। इस मौजू पे आपसे मज़ीद गाइडेंस हम ब्रेक के बाद लेते हैं। हमें अभी ब्रेक का इशारा किया गया है कि टाइम हुआ चाहता है। कराची, इस्लामाबाद, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा।
क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज आँखों बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया DC इन्वर्टर AC लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore. अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया DC इन्वर्टर AC लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम मूड पर असरअंदाज होने वाले सोचों और सोचों के पैटर्न पर बात कर रहे थे, और अभी हमने ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पर बात कुछ हमने आगे बढ़ाई थी कि ब्रेक का वक्त दरम्यान में आ गया। वी आर रिज्यूमिंग आवर प्रोग्राम नाउ। मिस आमना ये फरमाएं कि एक सोचने का अंदाज कैटास्ट्रोफाइजिंग या ऑफलाइजिंग भी होता है कि हौलते रहना, डरे रहना, इस तरह की सोचें और बातें करना, ये कैसे हमारे मूड को ये खराब करता है? जी, ये टाइप ऐसी होती है सोचने की, एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें हम हर वक्त डिजास्टर के बाद को एक्सपेक्ट करते हैं। हम हर वक्त इसी उम्मीद में रहते हैं कुछ बुरा ही होगा हमारे साथ, बुरा होने वाला, या कई दफ़ा कुछ थोड़ा बहुत कुछ लाइफ में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के मैग्नीफाई कर देते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो हम जब अपने सोचों को इस तरह से, इस नज़र से हालात को देखते हैं तो उसमें भी ऐसे है कि छोटी से मसले को बहुत बड़ा करके देख रहे होते हैं, उसमें एक्सप्लेन इस तरह से कर रहे होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, या कुछ बुरा हो जाएगा, या कुछ गलत हो जाएगा, मेरे साथ कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। कंक्लूजन ऐसे हम बना लेते हैं और फैसले कर देते हैं कि बस कुछ बुरा हो सकता है, और जिसकी वजह से ऐसे लोग, बहुत से लोग जो है वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। बाकायदा एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो अगर आप स्टडी करें तो उसके पीछे ये सोचें काम कर रही होती है कि कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ बुरा होने वाला है। हर वक्त ऑफलाइज, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हर चीज़ को ऑफल नजर से देखिए, कुछ बुरा होने वाला है या हो जाएगा। जैसे कि किसी को अगर से बुखार होता है तो वो आगे बस बुखार के बाद खुद ही से इंटरप्रेट कर लेना इस खौफ से कि बुखार हुआ है तो मुझे इस पे कोई और बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो मलेरिया, कोई डेंगू ना हो जाए, या उस पर इतना सोचते समझते रहना और इवेंचुअली डेथ के बारे में सोचना शुरू। यानी का बाहर हालात थोड़े से बुरे होते हैं, लेकिन सोच जो है वो हमें उसको बहुत ज़्यादा बुरा समझ लेते हैं और ज़्यादा बना लेते हैं और अपनी सोच के लिए इस तरह से। इससे तो मूड पर बहुत बुरा असर पड़ता होगा, बल्कि इससे तो इंसान मायूसी का शिकार नहीं हो जाता। बिल्कुल मायूसी का शिकार भी होता है। आप प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, आप आज़ाद नहीं अपनी सोच को रखते, हर वक्त जो है वो डरे और सहमे रहते हैं, काम उस तरह से नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। हर वक्त जब हम खौफ से, फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो नेचुरली हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे मूड में और बिहेवियर्स में फर्क तो पड़ता है। Are we live now? हम लाइव तो हैं। चलिए let us continue। ये तो गालिबन, अच्छा आपने जैसे बताया कि कुछ छोटी मोटी तकलीफ, बीमारी, परेशानी हुई, बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, और उसमें फिर सोच लेना कि मुझे डेंगू फीवर हो गया है और ये जानलेवा है और मैं मर भी सकता हूँ। तो इससे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी असर पड़ता होगा। और जो लोग इस तरह की सोचें और इस तरह की, इसके नतीजे में जो मूड बनता है, जो मोरल क्रिएट होता है, जो हौसले में कमी वाक़या होती है, जो होपलेसनेस पैदा होती है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म कोई गोल सेटिंग या अपनी ज़िंदगी के मामला को आगे बढ़ाने की कोई सकत रखते हैं? वो कैसे, वो तो बेचारे डे टू डे लिविंग में फंस के रह जाते हैं। जी बिल्कुल, आसानी तौर पर हम कमजोर भी हो जाते हैं इसी तरह से अगर हम सोचते रहते हैं। अपनी नर्व्स को हर वक्त जो है वो हम स्ट्रेस देते रहते हैं और हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोस को सोचते रहते हैं कि कुछ बुरा ही होगा, और ये इससे हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रह रहे कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी इस वजह से खराब होना शुरू हो रहा है। तो ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि इसका ताल्लुक हमारी जिस्मानी सेहत से भी है। ये बहुत ज़्यादा अगर हम अपने आप को क्रॉनिक स्ट्रेस में रखें और हर वक्त बुरे नताइज के बारे में ही सोचते रहें और वर्स्ट केस को के बारे में ही सोचते रहें, उससे डे टू डे लिविंग तो मुश्किल होती है, आगे लॉन्ग टर्म गोल्स भी मुश्किल से अचीव होते हैं। हमें प्रोग्राम के दरम्यान में ही एक सवाल भी आया है। वारिशा साहबा फरमाती हैं कि हम कैसे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये बात सवाल ज़ाहिर है हमने आगे प्रोग्राम्स में हमने डिज़ाइन भी किया है इसका जवाब, लेकिन अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो ये कि ये कुछ हमें ऐसी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करनी होती है जिसमें अपने थॉट्स को हम डेली बेसिस पे चैलेंज करें
और चैलेंज हम तब कर सकते हैं जब हम नोटिस करें कि हमारी ये सोचें आ रही हैं, क्योंकि ये थॉट्स इस तरह की इतनी ऑटोमेटिक होती हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं होता, यानी इतनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हम मामला को एक्सप्लेन करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुछ गलत होने वाला है, या ये जो है ये मेरे बारे में इसने ये बात की है, या इस तरह की कोई अगर सोचें करते हैं तो उस वक्त अंदाजा उतना नहीं होता कि ये हमारी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं और जो कि मनफी हैं, या ये कोई हमारी थिंकिंग एरर है जिसकी बुनियाद पर हम ये काम करें। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि पहचानना कि हमारी थॉट्स आती कहाँ से हैं और कौन ये मुस्बत सोचें हैं, ये थिंकिंग एरर्स हैं। जब हम पहचान लेंगे तो उसके बाद हमें उसको पहले तो रैशनलाइज करना है, यानी उसके साथ अपनी सोचों के साथ ही हमें बातचीत करनी होती है, एविडेंस तलाश करना होता है कि क्या ये कितनी बात मेरी रैशनल है या कितनी प्रैक्टिकल है जो मैं बात सोच रही हूँ, या ये कितनी या ये वन साइडेड है या दूसरे लोग भी यही सोच रहे हैं, क्या ये सिर्फ मैं नहीं सोच रही हूँ। यानी डिफरेंट पैरामीटर्स पर हमें अपने थॉट्स को पहले जज करना कि ये थॉट जो है वो कितनी प्रैक्टिकल है या इससे कितना फ़ायदा है जो ये मैं सोच रही हूँ, लॉन्ग टर्म मुझे इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ को ही नहीं। जब ये करेंगे तो फिर उसके बाद हम उसके बदले में कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। ये जितनी भी थॉट्स की हम बात करेंगे ना कि पॉजिटिव थॉट्स लाने की, तो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। और नेगेटिव थॉट्स को आमतौर पर हम कहते हैं कि मनफी सोचें नहीं सोचनी चाहिए, बुरा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, तो ज़्यादा जोर इस पर नहीं लगाना चाहिए कि बुरा नहीं सोचना, ज़्यादा जोर इस पर लगाना चाहिए कि उसके बदले में फिर सोचना है पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम फाइट करें नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि जितनी पॉजिटिव थॉट्स हम ब्रेन को देंगे तो नेगेटिव थॉट्स की जगह कम से कम बनती जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से ये जैसे कि कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे को ख़त्म करने के लिए हमें अंधेरे को उठा के बाहर नहीं भेजना होता, बल्कि कुछ रोशनी लानी होती है जिसकी वजह से अंधेरा खत्म होता है। तो ब्रेन में भी हमारे कुछ यही ऐसा ही सिस्टम होता है कि नेगेटिव थॉट्स जो बहुत सारी होती है तो नेगेटिव थॉट्स को उछाल के बाहर नहीं, बल्कि कुछ पॉजिटिव मुस्बत सोचें हमें ऐड करनी होती है, इतनी ऐड करनी होती है कि ब्रेन को उस पर चलने की आदत हो जाए और नेगेटिव थॉट्स की गुंजाइश ना है। अदरवाइज क्या होता है कि हम जब नेगेटिव थॉट्स पर जोर लगा रहे होते हैं कि मैंने बुरा नहीं सोचना, तो क्योंकि फिर हम एम्प्टी माइंडेड होते हैं, खाली हाथ रह जाते हैं, तो बहुत जल्द हम वापस रिलैप्स कर सकते हैं। रिलैप्स से मुराद के दोबारा से फिर से वही सोचें, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है उसके अलावा क्या सोचें। बहुत ज़रूरी है कि कुछ पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करना, ताकि ऐसी थॉट्स की जगह ना बचे हमारे ब्रेन में। बिल्कुल ठीक। हम अगले थिंकिंग एरर्स की तरफ बढ़ते हैं। आपने कुछ देर पहले जंपिंग टू कंक्लूजन का भी जिक्र किया। ये जंपिंग टू कंक्लूजन क्या होता है? ये ऐसा स्टाइल है कि जिसमें हम पहले से ही बस अज्यूम कर लेते हैं, फौरन जो है वो फैसले या नतीजे में पहुंच जाते हैं कि किसी एक इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट हुआ है हमारे साथ, किसी ने हमें कोई बात की है या बॉस ने कुछ कहा है, तो अब हमने उस पर यही फैसला सुना दिया कि बॉस मुझे पसंद ही नहीं है, या किसी ने हमें अगर कुछ भी क्रिटिसाइज किया है या हेल्दी क्रिटिसिज्म की है, तो जिस पे हमने ये फैसला सुना दिया कि बस अपने शख्स से अच्छा नहीं। हम फौरन जो है वो कंक्लूजन पर जंप कर देते हैं कि मेरे साथ बस ऐसा ही होगा, ये शख्स ऐसा है, या हमारे साथ कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ है और हम फौरन बस कंक्लूजन पे कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बुरा ही होगा, ये आज ऐसा हो गया तो आगे भी यही होगा। इसको कहते हैं कि हम बगैर किसी डिले के सोचे समझे हमने फैसला कर लिया कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ, और हम फैसला सुना देते हैं। जजमेंटल ज्यादा होते हैं, या कबल अज़ वक्त फैसला करने और नतीजे तक पहुंच जाने का भी यही मामला है। इज इट आल्सो जंपिंग टू कंक्लूजन के इंतजार नहीं करना, जल्दी कबल अज़ वक्त मजीद इंफॉर्मेशन को फैक्टर इन किए बगैर नतीजे तक पहुंच जाना, और इससे तो गैर ज़रूरी स्ट्रेस और मूड की खराबी का सामना करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। और जब हम कबल अज़ वक्त फैसले कर लेते हैं तो नेचुरली हमारी एनर्जी लेवल्स भी उससे इफेक्ट होती है। यानी पहले से अगर फैसला कर लिया है कि मैंने कामयाब नहीं होना है, हम पहले से मैंने हार ही जाना है आज, जैसे हम किसी कंपटीशन में जाएं या कुछ तो सोच ही आए कि जी मैंने हार ही जाना है, तो नेचुरली ये हमारे एनर्जी लेवल्स को भी डाउन करेगा। हम इतनी एफर्ट पुट इन करेंगे ही नहीं कि हमने पहले से ही फैसला कर लिया। रिलेशनशिप्स में भी जब कोई ये फैसला कर लेता है, पहले से कंक्लूजन में पहुंच जाता है कि अब ये इतना कोई अच्छे से चलेगा नहीं, तो हम इतनी एफर्ट पुट नहीं करेंगे उस रिश्ते में भी,
और हम पहले से क्योंकि हमने अज्यूम किया होता है तो उसकी अच्छी बातों को भी हम इग्नोर करेंगे या इतना उसको नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से हमारी अपनी कुछ जजमेंट होती है उस शख्स के लिए। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट थिंकिंग एरर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और हम सब कभी ना कभी इस तकलीफ दे थिंकिंग एरर से गुजरते भी हैं। पर्सनलाइजेशन। ये पर्सनलाइजेशन क्या है? नाम से जैसे पता चल रहा है कि पर्सनल लेना, हर चीज को खुद से कनेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर एक टीम में अगर हम काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में बॉस ने कहा है कि ये कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन जिसको ये एरर, जिसके साथ ये मसला है कि वो इस अंदाज से सोचता है, वो समझेगा कि ये मेरे बारे में, ये मुझे किसी ने डायरेक्टली हिट किया, मेरी कॉम्पिटेंसी को या मेरे पोटेंशियल को किसी ने चैलेंज किया और कहा है कि यू आर अ फेलियर। आप पर्सनलाइज कर लेते हैं, आपको लगता है कि मेरे बारे में बात नहीं है। एक और भी चीज़ होती है कि जिसमें हम खुद से कंपेयर भी करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से हर चीज़ को खुद से रिलेट करके देख रहे होते हैं, उसको भी पर्सनलाइजेशन कहते हैं। कि हम बहुत ज़्यादा आमतौर पर हम जिसे समझते हैं कि दिल पे ले लेते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, खुद के साथ जोड़ लेते हैं, क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते कि मुझे इसने बात लगाई है, क्या मतलब है, मैं तो ऐसा हूँ या वैसा हूँ। इस तरह की वजह से फिर गुस्सा भी लोगों को आता है, मूड भी अपसेट होता है इस थिंकिंग एरर की वजह से। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो कि अभी काफ़ी थिंकिंग एरर्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले कुछ रिकैप प्रोग्राम के बारे में कर दें कि थिंकिंग एरर्स, सोचो कि वो ख़राबी है या ऐसी सोचें हैं जिनसे हमारे मूड पर बुरा असर पड़ता है, और जब हमारा मूड हमारी सोचों की वजह से ख़राब होता है तो हम थोड़ी सी कोशिश करके अपनी सोचों को एड्रेस करके दोबारा अपने मूड को अच्छे डगर पर वापस ला सकते हैं। हम इंशाल्लाह इन थिंकिंग एरर्स पर नेक्स्ट टाइम मज़ीद बात करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम Wednesday at 5 PM। हम आज कुछ ताख़ीर से ऑनलाइन हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का ख्याल भी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।